हेलो डियर, वेलकम टू केएसएल कैंपस। तो चलिए इस लेक्चर में पढ़ते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन पढ़ के हो रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपने कम्प्लीटली सबमर्ज्ड और पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडीज़ के लिए पढ़ लिया स्टेबल अनस्टेबल केसेस किस टाइप से होंगे, कब कौन सा एबव होगा, सबके बीच में एक तरीके का रिलेशन देख लिया, दैट इज़ जी, जिसको कि क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी सेंट्रोइड, और एम जिसको कि मेटा सेंटर। तो इनके बीच में एक रिलेशन भी देख लिया आपने। नाउ जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है, मतलब जैसे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या हो रहा था, आप इसको कपल लगा के अनस्टेबल यानी कुछ रोटेट कर रहे थे और फिर वापस से ये अपोजिट डायरेक्शन में कपल लगा रहा था और ये अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले रहा था। तो ये जो आप कपल लगा के इसको डिस्प्लेस कर रहे थे या फिर कपल लगा के इसको रोटेट कर रहे थे फिर रीगेन कर ले रहा था, तो इसके बीच में कितनी टाइम पीरियड लग रही है, मतलब कितने टाइम में हो रहा है। तो ये आपके कारण भी होगा, या फिर अगर मानिए कि आप रियल वर्ल्ड में देखो तो जैसे वाटर में या फिर कोई फ्लूइड में कोई चीज़ जब वो चल रहा होगा, जा रहा होगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एक फोर्स लगेगा। जैसे कोई भी शिप्स हैं तो जो है कि समुद्र में वाटर में जब चल रहे होंगे, अपना रनिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, किसी वाटर की वेव की वजह से या फिर किसी भी और वेव की वजह से वहाँ पे अनस्टेबिलिटी जनरेट होगी, तो फिर वो स्टेबल पोजीशन में आएगा। तो यहाँ पे कितना टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन होगा कि मतलब अनस्टेबल पोजीशन से फिर स्टेबल पोजीशन अपना रीगेन करने में, पिछला पोजीशन जो है उसको रीगेन करने में। तो इसकी जो फॉर्मूला हमारे पास है, तो टाइम पीरियड को टी से डिनोट कर रहे हैं। ये जो है 2π√K² में सारे टर्म्स आपको यहाँ पे पता है। एक बार मैं बता भी देता हूँ। टी क्या है, टाइम पीरियड है। के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। रेडियस ऑफ गायरेशन भी जिसको आप बोलते हो कि जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हो वहाँ उसके फॉर्मूले में होता है, वहाँ से आप निकाल सकते हो ना। जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलोगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो का कैपिटल जी होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ जीएम जो है मैं एक बार ही बताऊंगा, फिर आगे आएगा तो मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे इसी में कॉन्सेप्ट में आएगा आगे में। तो जी जो है डिस्टेंस है जी और एम के बीच का, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसके बीच का डिस्टेंस है। ओके, पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी केस में मेटा सेंटर का कंडीशन आया था। तो आप इस फॉर्मूले से एक चीज़ पता लगा रहे होगे, 2π और जी जो हैं ये तो कांस्टेंट है, स्मॉल जी। ओके, और जो के भी एक तरीके का कांस्टेंट ही है। जैसे कि आप ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आप देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। तो इसकी फॉर्मूला होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मास इंटू K²। यहाँ से आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हो उस बॉडी की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। या फिर इसको आप ज़्यादा अल्टर नहीं कर सकते हो, आप अल्टर किसको कर सकते हो, जीएम को। मतलब कि जो आपकी जीएम डिस्टेंस है तो इसको आप इंक्रीज करोगे तो आपका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन होगा डिक्रीज होगा। अगर इसको आप डिक्रीज करोगे टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इंक्रीज करेगा, बिकॉज जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है वो क्या है, जीएम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ पे ही दिखा रखा है कि आप इसको कोई भी फोर्स लगा के और इसको रोटेट करो, फिर ये वापस से अपनी पोजीशन रीगेन कर रहा है। इसके बीच में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, कितना टी लग रहा है। तो इसी को स्मॉल एंगल थीटा से अगर इसको टिल्ट कर रहे हो तो फिर वापस से रीगेन कर रहा है। नाउ तो आप एक चीज़ देखो और एक कंसेप्ट याद रखना, दो तरह की शिप्स होती हैं, वार शिप्स और एक होती है कार्गो शिप्स, जिसको कि लग्जरी शिप्स भी बोलते हैं। तो आपको एक चीज़ इससे पता चल रहा होगा कि आपने जितना जीएम का वैल्यू कम रखा होगा उतना ही टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ज़्यादा होगा। जीएम का वैल्यू जितना इंक्रीज कर रखा होगा उतना ही टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कम होगा। तो जीएम के डिस्टेंस जितनी आप इंक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन उतनी ही डिक्रीज होगा, मतलब कि स्टेबिलिटी उसमें इंक्रीज होगी।
समझ में आ रहा है आपको? टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? जैसे आपका कोई शिप है तो टिल्ट हो रहा है और फिर तुरंत से रीगेन हो जा रहा है, टिल्ट हो रहा है फिर तुरंत से रीगेन हो रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज है, ज़्यादा स्टेबल है, तभी तो तुरंत अपनी स्टेबिलिटी वापस से ले रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको पता है, जल्दी से टिल्ट हो रहा है और जल्दी से मतलब कि फास्टली अपना रीगेन कर रहा है, पोजीशन स्टेबल हो रहा है, तो उसमें जर्क्स जो होंगे, जर्क तो आपको पता ही होगा एक्सेलरेशन का अगला फॉर्म, तो जर्क क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, लेकिन वहीं जब आप टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इंक्रीज करोगे, मतलब ज़्यादा रखोगे, यानी जीएम की वैल्यू कम रखोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो शिप होगा टिल्ट होने के बाद उसको वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू स्मॉलर टी। ओके, तो जैसे कार्गो शिप्स जो होती हैं उसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन हम क्या करते हैं? ज़्यादा रखते हैं, और जो वार शिप्स होती हैं उसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कम रखते हैं। मतलब कि उसके वार शिप्स को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, उसमें ये नहीं चाहिए कितना कंफर्ट जोन से है, क्या है, उसको किसके लिए यूज करना है? आपको वार्स के लिए यूज़ करना है, लड़ाई के लिए यूज़ करना है, उसको लेके लड़ने जाना है या फिर किसी का पीछा करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। मतलब उसको स्पीड चलाना पड़ेगा, कहीं तुरंत स्लो करना पड़ेगा, या फिर उसको मतलब जैसे मन रफ टफ चलाना पड़ेगा। तो एक तरीके से उसमें जो है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो एक स्टेबल तरीके से चल पाएगा। उसमें जॉक्स कितने ज़्यादा लग रहे हैं वो मैटर नहीं करता, वो कितनी स्ट्रांगली एक्ट कर रहा है, कितना स्टेबल है किसी भी फ्लूइड में, तो वो हमारे को ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन कार्गो शिप्स, जिसको कि लग्जरी शिप्स भी बोल सकते हो, तो उसमें आपको क्या करना है, वो आप कहीं भी लड़ाई पे नहीं ले जा रहे हो, वो किसी को ट्रैवल करवाने के लिए ले जा रहे हो, किसी को कोई डेस्टिनेशन घुमाने के लिए ले जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए कि लग्जरी ज़्यादा चाहिए, मतलब कि कंफर्टनेस ज़्यादा चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ज़्यादा हो तभी तो कंफर्टनेस बढ़ेगी, मतलब धीरे से टिल्ट होगा फिर धीरे से वापस आएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि जो टी होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जीएम के। दैट मीन्स दैट अगर जीएम को इंक्रीज करें तो स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि कंफर्टनेस जो है, कंफर्ट हमारी डिक्रीज होगी, जो कि जनरली हम वारशिप्स में प्रीफर करते हैं। नाउ जो हमारे पास एक कंसेप्ट है वो है रियल और ऑपरेंट वेट का। ये कंसेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि इस पे न्यूमेरिकल आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर सको और उसको समझ सको। इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, PSQs में आते हैं मेनली। तो जैसे हमारे पास कोई एक फिक्स्ड सपोर्ट से अटैच्ड एक स्प्रिंग सिस्टम है और फिर इस स्प्रिंग सिस्टम से एक मास अटैच है M। ओके, तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण इसका जो वेट नीचे में एक्ट कर रहा है, कितना वेट एक्ट करेगा? mg। तो इसके वजह से जो स्प्रिंग वायर है तो उसमें T टेंशन आएगी। ओके, तो हमारे पास जो अगर निकालें इक्विलिब्रियम कंडीशन तो T = mg होगा। ये हमारे पास mg क्या होगा? रियल वेट हो इसका होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा करें कि इसको किसी फ्लूइड में सबमर्ज्ड कर दें, इसी m मास की बॉडी को, तो ये क्या होगा? ऊपर की तरफ एक बायोंट फोर्स लगेगा, ओके, ड्यू टू द फ्लूइड, और नीचे की तरफ जो mg आपका वेट लग रहा है वो तो लगेगा ही इस मास का। तो आपके पास अब टेंशन की इक्वेशन क्या आएगी? mg आ रही थी पहले जो, लेकिन जो अपवर्ड फोर्स Fb लग रही है, बायोंट फोर्स, तो माइनस हो जाएगी mg में से, और ये क्या आएगा? mg माइनस Fv, ये आएगा अपरेंट वेट। तो एक चीज़ आप याद रखना, आप हर जगह पे पढ़ते होगे तो यही इक्वेशन लगाते होगे, चाहे मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, चाहे और भी जगह किसी भी क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो यही वाला इक्वेशन लगाते होगे। लेकिन जब रियल कंडीशंस में पढ़ोगे तो जो ये बॉडी होता है m मास का, वो तो सबमर्ज्ड होगा एयर में। तो एयर भी तो एक तरीके का फ्लूइड है, तो उसमें भी कुछ Fv लगेगा, ओके। तो आप वहाँ पे ऑपरेंट वेट का कंसेप्ट लगा सकते हो। अगर दे रखा है कि कुछ एयर जो है आपका Fb यानी कि बाउंड फोर्स लगा रहा है, या फिर ऐसा दे रखा है किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड है वाटर में, तो वहाँ पे जो Fb लग रहा है तो उसका कंसेप्ट लगा सकते हो, ठीक है।
तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।